लड़ाई सब इंस्पेक्टर परीक्षा की जांच को लेकर, परीक्षा रद्द कराने को लेकर, इंसाफ को लेकर शुरू हुई थी, मगर ये लड़ाई आकर इस जगह पर पहुंच गई है जहां पर नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल, जो 2 महीने से इंसाफ के लिए धरने पर बैठे थे, उनके घर का बिजली का कनेक्शन काटा जा रहा है और जो सरकारी आवास है उनके या फिर उनके दल के नेताओं के, उसे खाली करने के लिए नोटिस दिया जा रहा है। हमारे साथ हैं हनुमान बेनीवाल। ये ऐसा लगता नहीं है कि सरकार ने इस सब इंस्पेक्टर परीक्षा वाले मसले से ध्यान हटा दिया है और इसी में लोग उलझे हुए हैं? नहीं, लोग तो नहीं उलझे, हमारे लोग तो तैयार हैं। दिल्ली कूच की तैयारी का वो इंतजार करें कब ऐलान हो और कब दिल्ली की तरफ चलें, क्योंकि जब 25 मई को युवा आक्रोश रैलियां थी उसमें लाख से ज़्यादा जवान आए। उस वक्त सरकार का जो संदेश था, हमें बिना कई अपना भेज दिया सरकार ने कि साहब लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखें और हम ठीक करेंगे बच्चों के हक में। और ये हमारा बीजेपी का कमिटमेंट भी एजेंडा था कि हम अगर सत्ता में आए तो आरपीएससी का पुनर्गठन और एसआई भर्ती रद्द करेंगे। और इसमें व्यापक स्तर पर धांधली हुई है। एसओजी का भी बयान था, डबल एजी पीएच की उप समिति का। हमने भी इनकी बात मानी, हमने कहा भाई ठीक है जाओ। उसके बाद धरना हमने जारी रखा। लेकिन ये जो अचानक से कोर्ट के अंदर यू टर्न लेके सरकार ने जवाब दिया, उप समिति ये चाहती है, खुद पे नहीं लेके 2 जवाब दिए। एक तो भर्ती रद्द करना जल्दबाजी होगी और उप समिति ये चाहती भर्ती रद्द की नहीं जाए। उप समिति में जवाहर बेगम, जोगाराम पटेल जिनकी पोती नकल करते पकड़ी गई, जवाहर बेगम जिनका दामाद को सीबीआई ढूंढ रही है वो आरोप में लगाए, गौरव श्रीवास्तव जो लीकर और बजरी का सबसे बड़ा काम राजस्थान के अंदर कर रहा और वही सरकार चला रहा। और पर्दे के पीछे बैठे 1-2 पुलिस के बड़े अधिकारी जो कांग्रेस सरकार में भी मजे ले रहे थे और इस सरकार में मजे ले रहे थे। ये सारे लोग ये चाहते थे कि ये भर्ती रद्द अगर हो गई तो हनुमान बेनीवाल को क्रेडिट मिल जाएगा पूरे इंडिया के अंदर और फिर वो काबू नहीं आएगा। तो इस मेरे से नाराजगी की वजह से यू टर्न लेके सरकार ने ये बयान यहाँ पे जो लिखित के अंदर ये दिया हाई कोर्ट के अंदर कि भर्ती रद्द करना जल्दबाजी होगी। और उप समिति है, चार उप समिति में सारे के सारे वो लोग हैं। जोगाराम जो है उसकी तो पोती नकल करते हुए पकड़ी, उसमें एक बयान तक नहीं आया। और दुर्भाग्य इस बात का, कांग्रेस मौन है राजस्थान के अंदर। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, विपक्ष के आप इंडिया गठबंधन में रहे हैं, नहीं भी हों तो विपक्ष के सांसद हैं, कम से कम इस तरह से अगर घटना हो रही है तो उस पर बोलना चाहिए। कांग्रेस तो चला के नहीं बोल रही है ना। कांग्रेस बीजेपी ने हमेशा एक ही काम किया कि किसी तीसरी पार्टी को राजस्थान में उभरने नहीं दिया। अभी भारतीय आदिवासी पार्टी के जो एमएलए पकड़े गए, अगर ऐसी भी पीछा करे तो कांग्रेस बीजेपी के 40 एमएलए पकड़े जा सकते हैं। कौन इलीगल काम नहीं करता, आधे ज़्यादा करते हैं। अभी मैं बजरी के खिलाफ जो आंदोलन करके आया नागौर रिया के अंदर, उसमें तो ज्योति मिर्दा की माइंस में पार्टनरशिप थी, वहाँ के लोकल मेड़ता के एमएलए की 5 विधायकों की पार्टनरशिप थी जो 5 पैसे 8 पैसे 10 पैसे के अंदर थे। जब बीजेपी के लोग धंधा ये करें, इनको बहुत बड़ी तकलीफ उस मामले से थी कि 20,000 लोग रिया में इकट्ठे हुए और हनुमान का जलजला फिर आ गया, फिर 1 लाख लोग डरा हुआ है। बीजेपी पूरी डर गई, कांग्रेस डर गई कि यार ये जिस तरह नौजवान इसके साथ जुड़ रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई एक क्रांति नहीं आ जाए और 28 के अंदर ये आरएलपी बहुत बड़ी ताकत बन के ऊपर जाए। तो इनको डर भी लग रहा है, इसलिए ओछी मानसिकता के साथ ओछी हरकत करेंगे। हमारे और तो कुछ कमजोरी हमारी है नहीं, क्या पकड़े। तो भाई साहब के नाम से जो बिजली का कनेक्शन था उसमें 10 लाख का जो बिल है उसमें 2 लाख रुपए मैंने मार्च में जमा कराए। सेटलमेंट में लेना था, डीसी के मैं चेयरमैन हूँ और कहा भाई सेटलमेंट लेके बात कर लेंगे। अचानक वहाँ जाते हैं और इस तरह की हरकत करते हैं। लेकिन एक बात है कि लोग के यहाँ सीबीआई जाती है, ईडी जाती है, आपके यहाँ वो लाइन में नहीं है बिजली काटने। हाँ, तो इससे आप अंदाज लगा लो। मैं पहले ही कहता था कि ईडी सीबीआई अगर आई तो उसको 15 रुपए मिलेंगे। तो लाइनमैन बाहर से काट के गए, वो तो अंदर आके काटता है। यार ये तो गजब बात है। या पानी वानी पिला देते आप? हाँ, मैं पानी भी पिला देता और अंदर आते तो भाई एक सेटलमेंट के अंदर बात हो जाती। मैं कह रहा हूँ 2 लाख रुपए के सेटलमेंट में अगर 6 बनते 8 बनते मैं जमा करने को तैयार था। फ्री बिजली थोड़ी, मेरे किसान बिल नहीं भरे, उनकी रखवाली मैं करूंगा, लेकिन मैं बिल भरूंगा। मैं हमेशा भाषण ही देता था, मैं बिल भरूंगा, मेरे लोगों को तकलीफ नहीं पड़ने दूंगा, फ्री बिजली। देख रहा था वो बड़ी चोरी छुप के बना रहा है दूर से, वो भी वीडियो हिल रहा है। डरे हुए हैं नहीं लोग। एक्चुअली क्या है कि ये काफ़ी परेशान हो गए और इसमें दोनों ही पार्टी के, और दुर्भाग्य देखिए कि 2 लगातार घटनाएं हो गई। कांग्रेस बीजेपी के कितने लोग इलीगल तरीके से विधायक आवास में रह रहे हैं। ये भी है। देखिए, आपके आवास का जो नोटिस आया, उन्हें कहा कि पहले भी नोटिस दिया गया, आवास खाली नहीं। मैं कह रहा हूँ नोटिस पे डाल दिया होगा, नीचे रहता कौन है यहाँ, मेरे फ़ोन नंबर है, चाहे तो बात कर लेते।
आपने पुलिस भेज के 5 नोटिस चिपकाए, मीडिया को कहा कि आप जाओ हनुमान जी को नोटिस डिफेम करो इनको। इससे मैं क्या डिफेम होऊंगा? इससे मैं कैसे डिफेम होऊंगा? जब मैं नवंबर में दिसंबर विधायक बना, अप्रैल में मैंने ये अप्रैल मई के अंदर मैंने ये मकान लिया, तो 5 महीने का तो मेरा खुद का किराया बाकी सरकार के अंदर, वो दे मुझे उस समय का। एमएलए के रहने की व्यवस्था सरकार ही करती है। भाई मैंने कभी 1 रुपया नहीं रखा, और अगर मैं मेरे पे सरकारी कोई बकाया होगा तो मैं चुनाव कैसे लड़ पाऊंगा? मुझे फॉर्म भरते समय एमएलए एमपी को लिखना पड़ता है कि आपका इतना बकाया है। मुझे दुख इस बात का, मैं आहत इस बात से हूँ कि यहाँ अशोक गहलोत को ओएसडी को मकान दे रखा है, देवनानी जी के खुद के 4 मकान, कन्हैयालाल के पास मकान, बेडम के पास अंदर मकान, बाहर बंगला, अविनाश के, ये आपके जो हीरालाल नागर के पास मकान, इसके कांग्रेस के सीएम की प्रेस अटैची के पास बंगला, क्या सीएम की, मैं नाम नहीं पता मुझे, क्या पता, लेकिन सीएम का प्रेस का काम देखता है, उसको अंदर मकान है। तो 40 गहलोत की ना सीएम ये भजनलाल, अशोक गहलोत का भी OSD। अशोक गहलोत का ओएसडी शशिकांत, उसका मकान। तो यार आप ये बताओ, क्या ये विधायक आवास इन ओएसडी और इनके लिए बना रखे हैं? बताओ, चपड़ासी OSD को मकान और सांसद को खाली कर। नहीं, ओएसडी और चपड़ासी हो गए ज्यादातर। ओएसडी जो होते हैं ये उनको जैसे मान लो पानी पीने की इच्छा हो सके, पानी लेके तो पियो नहीं हो गया ओएसडी। क्या होता है ओएसडी पोस्ट, मुझे बताओ? स्पेशल ड्यूटी पे ये काम। आजकल तो ये पावरफुल होते हैं। नहीं, कुछ लोग होते होंगे, कुछ लोग पावरफुल होते हैं, कुछ लोगों में कणु के भी होते हैं, लेकिन ओएसडी क्या? शशिकांत क्या ओएसडी बताओ भाई? ओएसडी को सारे काम जलील करने के लिए कर रहे हैं आप। हाँ, कि भाई इनको किस तरह डिफेम करें और लोगों में ये मैसेज दें हनुमान जी तो बिजली, देखिए बिजली चोरी करते हुए पकड़े जाए। अगर वो मेरी कोई सीट पर है, मैं चोरी करूं, ऐसी 5 चलाऊं और 1 का बिल भरूं, तब तो होती है चोरी। और बकाया का तो सिस्टम होता है देश के अंदर, लोकतंत्र में बकाया समझौता समिति, गलत आ गया तो उसका सही लो आ गया, अपील होती मैं तो देखा हूं राजस्थान में 25-25 लाख 33 लाख के बिल व्यापारियों को बकाए रहते हैं। मेरे नगर निगम का 1 करोड़ का है, नागौर नगर परिषद का, कलेक्टर का, एसपी का, माइनिंग ऑफिस का, सबका बकाया है। लेकिन तकलीफ यहाँ सीएम के इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं, गौरव श्रीवास्तव नागौर एसपी था हमारे, जब आनंदपाल ने जब वो खुमाराम कांस्टेबल की हत्या कर दी, उसमें हाईवे मैंने जाम किया, तो ये इसने क्या क्या टॉर्च से रात को जब देखा था ना उस समय, तो इसको आनंदपाल दिख गया टॉर्च से, बड़ी टॉर्च से मंगाई, तो आनंदपाल ने कहा भाग जाए यहाँ से, तो ये भाग गया वहाँ से। और फिर जब समझौता हुआ, आईजी मालिनी और मनोज भट्ट डीजी थे और गुलाब चंद कटारिया ने कहा यार आप कंप्रोमाइज कराओ, कैसे 2 दिन हो गए, तो जब सेटलमेंट हुआ तो उसमें एक जने को 10 लाख और शहीद को पैसे और देने थे इकट्ठे करके, तो गौरव श्रीवास्तव ने 2-3 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए रोज 3 महीने तक। बोले शहीद को देना है, शहीद को देना, डेली थैला खोल लिया उसने। उसको लगे मैंने आरोप इस पे लगाए थे, उस बात को लेकर मेरे से नाराज था कि हनुमान जी ने मेरी बेइज्जती करी। बाकी वसुंधरा ने इसको भेजा, तब तो इसने आते ही मेरे से बात कर ली थी कि मेरे को मैडम ने भेजा है, लेकिन मैं आपसे मिलना के रखना चाहता हूँ, मिल के मेरे को तंग आप मत करना, मैं आपको नहीं। चुपचाप बेचारा वहाँ बैठा था, कोई मेरे को तो नहीं लगा कोई मजबूत आदमी है। लेकिन भजनलाल जी किसने क्या जादू कर दिया कि पूरी पंचायत ही कर रहा है, लीकर का पूरा काम इसके ससुराल वाले, बजरी का सारा काम यही कर रहा है, टोटल बजरी। ये हमारे फोन टैप करा, बताओ, सांसदों के, विधायकों के। इस भजनलाल जी को टोटल यही चला रहा गौरव श्रीवास्तव। इसलिए गौरव श्रीवास्तव जब तक यहाँ बैठा है तब तक भजनलाल जी का समय ठीक नहीं हो सकता, और न बीजेपी का समय ठीक नहीं हो सकता। आप मदन राठौड़ अंदर बैठे हैं इसमें विधायक आवास के अंदर, बताओ, मदन राठौड़ राज्यसभा मेंबर है, अपने नाम से कर रहे हैं लौट, कौन मना कर रहा है? वो कह रहे हैं कि हनुमान जी अपने जवान पे काबू नहीं रखते। यार वो मेरे पुराने, देखो, साथ हम विधायक रहे लंबे समय तक, वो भी संघर्ष करके खूब पता है मुझे कि वसुंधरा घर के बाहर कैसे हाथ जोड़ के खड़े रहे। मैंने देखा इन सबको यार, इन सब नेताओं को देखा है, इनकी किसकी क्या कैपेसिटी थी। और बुढ़ापे में अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष बन भी गए तो क्या हो गया? भजनलाल तो पहली बार के सीएम है, इन्होंने तो आरएस मेंस का एग्जाम बढ़ाने की बात करी, कहाँ बढ़ाया इनके कहने से? मैं क्या काबू नहीं, ये तो ये चाहते हैं कि मैं इनकी भाषा बोलूँ, कांग्रेस बीजेपी, वो मैं कैसे बोल सकता हूँ? मैं तो परिवर्तन चाहता हूँ राजस्थान के अंदर। इसलिए सारे देखो मेरे खिलाफ हो रखे हैं, जिनकी मैं मदद करता हूँ वो भी खिलाफ हो जाते हैं। कहीं भी जाके एक ही बात करें, यार हनुमान जी तो है ना सही भाषा उपयोग नहीं करते। सही भाषा तो उपयोग, अगर मैं कोई मंच पे गाली गलौज करूं वो गलत होता है, मैंने तो ऐसा गाली किसी को नहीं दी। कर रहे हैं कि आप कह देते हैं कि सीएम झाड़ू लगाता, कभी कच्चे बनियान धोता। पहले ये मैंने कहा था, जब ये बिजली वाला मामला हुआ उसमें मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री जो भजनलाल है, दिल्ली के जो नेता आते थे उनके कपड़े धोते थे, ये मैंने कहा, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। ये मैंने वो बात अंदर के बीजेपी के नेताओं से सुन के ही कही। मैं तो पिछले सालों जा नहीं रहा हूँ ना पार्टी कार्यालय, मैं तो 8 के बाद बाहर आ गया ना,
तो जो बीजेपी के बड़े नेता है वो ये कहते हैं कि भाई मेरे को बने कैसे, बोले साहब इसने तो मतलब कपड़े तक धोए। तो वो बात मैंने कह दी, इनके नेताओं कहने से मैंने कही, मुझे थोड़ी पता भाई, मैंने इनको धोते हुए थोड़ी देखा था, मैं रहता हूँ बाथरूम के अंदर भाई, मुझे आके अंदर से समाचार। हाँ विनोद वाला मैंने जरूर कहा, विनोद का भी नाम चला, ये मैंने बोला था कि विनोद भी पार्टी का मतलब समर्पित कार्यकर्ता है, और विनोद 1997-98 के दौर का आदमी, मुझे पता कि एमएलए विनोद से सीएम को मिलाने के लिए किस तरह, अरे यार विनोद एक बार बात कराते। मैंने कहा विनोद का भी नाम चला था। एक बार बात ये चली थी दिल्ली में कि भाई क्या करें, किसको सीएम बनाए, तो प्रधानमंत्री जी कि ऐसे आदमी को बनाओ जिसने पार्टी के लिए काम किया, वही वसुंधरा को नहीं बनाना था। तो ऐसे आदमी में फिर भजन लाल जी का नाम पार्टी कार्यालय के अंदर से आया और विनोद का आया, 5-6 लोगों का नाम चला, फिर लास्ट में इनका फाइनल हुआ। ये मैंने बोला था। लेकिन भजन लाल शर्मा आपके खिलाफ कभी नहीं कुछ बोलते। वो तो ये कार्रवाई करवा रहे हैं ना, बोलने की जरूरत कहाँ है, उनके तो लोग बोल रहे हैं गलत है ना, भजन लाल जी गलत काम कर रहे हैं, ये अच्छी बात थोड़ी है। अब भजन लाल जी पे मैं पारिवारिक हमले करूंगा, ये बातें तो मैंने बीजेपी के जो लोगों ने कही वो कही है। अब मैं भी कागज पांडे इकट्ठे कर रहा हूँ सारे, कि सरकार में कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार हुआ, कहाँ कहाँ जमीनों पर कब्जे हुए, कौन कौन कर रहा है, आगे कौन है, पीछे कौन है, किस बिल्डर को धमकाया, ये किया वो किया, मैं भी इकट्ठे कर रहा हूँ ना, मैं कौन सा कम हूँ। फिर सारी बात करके और फिर 1-2 दिन बाद मैं भी पूरी पंचायत लेके बैठूंगा। नहीं, ज्योति मिर्धा ने जिस तरह से वो रंगीन पंखा ट्वीट किया और कहा कि अब पंखा झेलिए हवा पाइए, इस बार मुकाबला वो भी जोरदार कर रही है आपसे। ज्योति को तो 2009 में एमपी मैंने बना था, इसके पिताजी की जमानत जब्त हो गई थी 90 के अंदर, रिजपाल मिर्धा ने इसके पूरे परिवार पे कब्जा कर लिया हर तरीके से। ये बेचारी थी और इसके पिताजी मेरे पिताजी के पास आते रहते, नाथुराम जी के हमारे बढ़िया संबंध थे, और मुझे बीजेपी को हराना था, मैं बीजेपी का एमएलए था, मुझे मैडम से मेरा झगड़ा था, मैंने कहा बीजेपी को मैं हराऊंगा। तो हरेंद्र रिजपाल के नाम चले टिकट में, फिर इसका मैसेज आया, तो मैंने कहा ये बाबू साहब की बेटी है, इसने मेरे पैर छुए, फिर मैंने इसको रूपाराम रूडी के पास भेजा और हमने इसकी मदद की, इसको एमपी बनाया। और वो हमारे जीवन की बड़ी चूक थी, ये 4 महीने बाद ही बदल गई। ये एहसान भूल गई कि तेरे पिताजी के 12,000 वोट आए थे, तुझे सांसद बनाया, और सांसद जब ये बनी उसके बाद ही इसकी छोटी बहन का रिश्ता दीपेंद्र हुड्डा के साथ हुआ था। मैंने इस परिवार का जीवन बना दिया। अगर मैं सांसद नहीं बना था तो इसकी बहन का रिश्ता दीपेंद्र हुड्डा के साथ नहीं होता। ये बड़े लोगों में इनकी गिनती भी नहीं होती। ये इंडिया बुल्स कंपनी जो है ये टोटल फ्रॉड है। हरवाया भी तो आप ही ने, 4 बार हरा दिया ना, तो देखो बनाया भी मैंने, और जब मुझे लगा कि ये मेरे पे ही हमले कर रही है तो मैंने निर्दलीय खड़ा हुआ, तब ये हारी। 2 बार आमने सामने हारी और एमएलए में भी हराया, 4 बार हरा दिया और 5वीं बार भी हरा दूंगा जब आएगी आगे। खींवसर ने बदला ले लिया। उसने क्या बदला ले, बोर्ड तो बड़ा है ना मेरा। सुनो, खींवसर में तो मेरे ही पार्टी का आदमी जो मेरे ही काम करता था उसको लेके बीजेपी भाग गई, और मेरी जो टीम है खींवसर में, एक्चुअली क्या मैं राजस्थान में ज़्यादा समय देना लग गया, खींवसर में टाइम में कम दे पा रहा था, लेकिन फिर भी हाईएस्ट वोट आए 9 चुनाव के मेरे शरद जी। 95,000 बहुत बड़ा वोट होता है। कांग्रेस बीजेपी की गोद में बैठ गई जाके। कांग्रेसियों ने यह कहा कि भजन लाल ने कहा भाई मुझे बचाओ और मेरे 3-4 एमएलए लाओ, नहीं तो मोदी जी मुझे हटा देंगे, क्योंकि 11 एमपी जिस तरह हटे कांग्रेस के गठबंधन के बाद, बीजेपी कम हुए, तो कांग्रेस वालों को बुलाया। कांग्रेस वालों ने कहा साहब आप बताओ कि इस तरह टिकट दो, दिला दी टिकट, कांग्रेस डाउन हो गई और बीजेपी को जब हो गई, पूरी ताकत लगा दी ना। और मैं अगर खींवसर में चाहता तो एमएलए में रह जाता, एमपी मेरी वाइफ को बना लेता, मुझे कौन रोक रहा था, मेरे भाई को बना लेता, वो बन जाता, दोनों सीट रह जाती। लेकिन मुझे लड़ाई लंबी लड़नी थी, मुझे 28 की लड़ाई लड़नी थी। मुझे देखना था जिस खींवसर को मैंने सींच के तैयार किया, मजबूत किया, कि उतना दम है कि नहीं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, कि कभी त्रिकोण चतुष्कोण मुकाबले हमेशा होते थे, आमने सामने कभी नहीं हुआ, तो उसमें मैं जीतता था हमेशा अच्छे वोटों से। लेकिन आमने सामने का मुकाबला जहां हनुमान वर्सेज और हनुमान पक्ष, ये पहली बार हुआ, तो पहली बार के अंदर वोट कम पड़ गए मेरे। इसका मतलब उन लोगों ने, गजेंद्र सिंह जी ने बयान दिया मेरी मूछ मैं कटवा लूं, हनुमान अगर जीत गया। तो जो दूसरी जातियों का वोट था जाट का, वो पूरी मजबूत तरीके से पड़ा, और जाट वोट और एससी का वोट, एससी का वोट 60% बीजेपी को चला गया, और जाट वोट भी 20,000 भाजपा को चला गया। जो हमेशा 7-8 हज़ार मेरे खिलाफ जाता है, इस बार 8-7 हज़ार ज़्यादा चला गया। कई लोग ये भी कह के कि रोज हनुमान जी लड़ रहे हैं, एमपी रह जाएंगे, ठीक है यार क्या है रोजाना, ये बेचारा भैंस का काम करता है, गाय का करता है, वो पशुओं का देसी डॉक्टर है, तो उस हिसाब से दे दिए लोगों ने 2-2, 3-3, 4-4 वोट करके। इस पर आपने जाति की बात कही, आप सारे जाति के नेता जो हैं, जैसे डॉक्टर किरोड़ी मीणा, आप कहते हैं कि वो ट्रम्प को भी उन्होंने बनाया, फिर कभी कहते हैं सचिन पायलट को एसी का नेता है,
वसुंधरा राजे के लिए बोल देते हैं, अशोक गहलोत के लिए बोल देते हैं, तो ये सारे नाराज हो जाते हैं, फिर आपको नुकसान होगा। डॉक्टर साहब से तो मुझे तकलीफ इस बात की है कि ये मुझे खाना खाते हुए छोड़ गए थे, ये मेरे जीवन में हमेशा पीड़ा रहेगी। और डॉक्टर साहब जब भी मेरे, क्योंकि डॉक्टर साहब ने मेरे 5 करोड़ रुपए जो एमएलए लेट गए थे इस बार, डॉक्टर साहब ने 5 करोड़ रुपए मेरे मतलब रोक दिए और मेरे खाते में नहीं आने दी। ये डॉक्टर साहब ने किया सर। रोक दिए? हाँ, रोक दिए। मेरे 5 करोड़ अभी भी रुके हैं साहब, हाई कोर्ट में लड़ रहा हूँ मैं। और डॉक्टर साहब ने ज्योति मिर्धा को अपने घर बुला के खाना खिलाया और उसको कहा गणमान ऐसे कर रहा है और मैं तुम्हारे कहने से काम कर रहा हूँ। झूठ बात कही और मेरे विधानसभा चुनाव में भी कम से कम 2,5-3 हजार वोटों का नुकसान हुआ, लेकिन मैंने किरोड़ीलाल मीणा के किसी विरोधी को मेरे घर पे आज तक एंट्री नहीं दी। ये मेरे में और डॉक्टर साहब में अंतर है। उनकी आदत है, वो दिव्या मदेरणा से भी कांटेक्ट में रहते हैं, ज्योति से लोगों को पूछते रहते हैं गणमान हारेगा कि नहीं हारेगा, कितने पूछते रहते हैं कि हनुमान का धरना कैसे चल रहा है। वो ऐसा चल रहा है। वो ये सोच रहे हैं कि भाई अभी तक कोई नुकसान क्यों नहीं हुआ, मरा क्यों नहीं धरने पे कोई। आदत है उनकी, वो अपने आप से ही दुखी है, मेरे से दुखी नहीं। मैंने तो उनका बहुत मान सम्मान रखा। उनको मीणाओं की 50,000 की रैली में कोई मुझे भाषण दिला दिया, मैंने जाटों की 5 लाख की में दिलाया उनको। हमेशा उनका सम्मान रखा। डॉक्टर साहब, मैंने कभी डॉक्टर साहब पे विश्वास नहीं किया, लेकिन मुझे जिस तरह छोड़ के हो गए वो मुझे ठेस लगी उस बात से। बाकी वो संगतशील नेता है, सारी बातें ठीक है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। एक दिन तो उन्होंने रिकॉर्डिंग करा दी अपने कार्यालय के अंदर, मैं बैठा हुआ था, मुझे नहीं पता। अपने वो जो न्यूज 18 का एक संवाददाता था, उसको कहा गणमान जैसे बोले तो तू रिकॉर्ड कर लेना। तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब बोले कि जब विधानसभा में हम थे 23 में, तो बोले तुम तो हनुमान की बात रिकॉर्ड कर लेना कि भाई मेरे पास हनुमान आता है। तो वो तो मेरे से मित्र था, उन्होंने कहा आ जाओ। हम बैठ गए वहाँ पे। तो डॉक्टर साहब बोले भाई बहुत कागज आते हैं, आपदा मंत्रालय मेरे पास और ये जन सुनवाई बहुत कागज। मैंने कहा भाई सरकार के पास तो कागज आते हैं। तो उससे वो रिकॉर्डिंग करा के कटा के और ऑडियो वायरल डलवाया कि देखो हनुमान मुझे सरकार कह रहा है। तो इतनी ओछी मानसिकता किसी की नहीं होती नेता की। हम तो जिस दिन मिले थे, हम लोग विधानसभा में एक दिन मिले थे, डॉक्टर साहब मंत्री थे, तो आप भी, तो उस दिन तो अच्छी बातचीत हो रही थी। वो बातचीत करते करते आपसे पहले रिकॉर्डिंग करा ली थी। जो एक न्यूज 18 का संवाददाता था, उसके बाद उसने आना ही छोड़ दिया मेरे पास। और फिर मुझे कहा कि उसने ही रिकॉर्डिंग कर ली, करवा दी। और मतलब ये बातें अच्छी नहीं लगती। छोड़ो, ये काम तो होते हैं ब्लैकमेलर जो होते हैं उनके। डॉक्टर साहब जैसा वरिष्ठ व्यक्ति जिसका मैं सम्मान करता हूँ और जिसके लिए मैं रात और दिन घूमा, जिनके साथ खड़ा रहा मैं, न तो कोई डॉक्टर साहब मेरी वजह से नेता, न मैं उनकी वजह से हूँ। वो भी जानते हैं कि मेरा एक वोट का फायदा नुकसान नहीं कर सकते और न मैं उनका कर सकता, लेकिन मेरे जैसे साथी भी बहुत कम मिलते हैं। मैं तो इसलिए चाहता हूँ साथी बने रहे, उनका मन तो देखो बीजेपी में लगता नहीं है, पता नहीं कब छोड़ जाएं, तो हो सकता है आप दोनों कभी साथ आ जाएं। मैं तो तैयार ही बैठा हूँ। छोड़ के तो वही गए थे, मुझे छोड़ के तो डॉक्टर साहब ही गए। और अब बताओ, ऐसा ही भर्ती उनका ही मुद्दा था। धरने पे मेरा आए, मुझे फोन करते, मैं उनका सम्मान करता। फिर मैंने रैली में आमंत्रित किया, नहीं आए। धरने पे इसलिए आए, किसी को पूछ कितने 5, 4, 10 लड़के बैठे होंगे के फोटो खींचे लोगों का, तो वहाँ तो 4 लोग बैठे हैं, 10 बैठे। तो धरने पे तो अभी मैं जाऊँगा जब भी तो जाते हैं। बच्चे भी तो अपने हिसाब चलते हैं, जैसा उनका लीडर है वैसे बच्चे हो रहे हैं कि इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो, उधर चलो। लेकिन डॉक्टर साहब से मुझे ये शिकायत है कि डॉक्टर साहब ने मेरे 5 करोड़ एमएलए लेट के रोके और ज्योति मिर्धा को घर पे लंच डिनर और मेरे सारे विरोधियों को बिठा के और बार बार पूछते हैं हनुमान हारेगा कि नहीं हारेगा, कितने वोट से हारेगा। हार जाएगा, पक्का हार जाएगा, हर आधे घंटे। तो उनको खतरा मेरे से है, भजनलाल से है, या किसी और से है, या चौथे से, वो तो वही बता सकते हैं। मैं तो मेरे तो बड़े भाई के रूप में उनको मैंने माना, पारिवारिक। कौन बताता है आपको सब ये बातें? तो बताता वही है जो वहाँ जाके आते हैं, वही बताएंगे ना। वो तो आमने सामने करा देना, बिठा देना, बता देंगे हम आपको। अच्छा ये बताओ आप कि बिजली का बिल आपने भर दिया? 2 लाख रुपए मैंने भरे बिजली के। ठीक है ना ना ना, वो तो सेटलमेंट में होगा, जब भी बात करूंगा। कटी रहेगी बिजली, देखेंगे इसका क्या होगा। मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि एसी को हटाए, उसको तुरंत अधीक्षण अभियंता को हटाए, आईएन को हटाए। बेचारी क्या गलती? सुनिए मेरी, गलती कैसे नहीं है? वो तो उसके यहाँ से फोन गया होगा ना गलत है तो फोन जाने कल को कोई कह देगा। गलती तो जिन लोगों ने एनकाउंटर किए थे यहाँ पे, गलतियां उनकी ऊपर वालों की होगी, लेकिन पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। तब तक मैं बिजली का बिल भी जमा नहीं कराऊंगा, तब तक सरकार कार्रवाई नहीं करेगी। और मैं प्रिविलेज के अंदर, इस बार लोकसभा जब होगी तो प्रिविलेज में ये दोनों मामले, बिजली वाला और ये दूसरे मामले, प्रिविलेज के अंदर मैं रखूंगा। जो समय समय पे सरकार ने एक सांसद के विशेषाधिकार का हनन करने का प्रयास किया। आवाज खाली करेंगे नहीं करेंगे? आवाज तो मेरा तो खाली है ना सर। ये जो नोटिस फिर किस चीज का दिया है? ये तो आवाज खाली का दे दिया नोटिस है। वहां तो 30 लोग दूसरे रह रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, 25-30 लोग इलीगल तरीके से वहां रह रहे हैं। वही मैं कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भी आवास नहीं ले सकते। गली बना लिया अशोक गहलोत जी ने, वसुंधरा राजे को दे दिया। जो गलत और अब
खुद का रह रहे हैं, सचिन पायलट भी रह रहे हैं। इस सरकार में तो गोविंद सिंह डोटासरा को भी दे दिया। नहीं, डोटासरा को तुरंत देखिए, डोटासरा, पायलट, वसुंधरा, देखिए सरकारी आवास इस तरह इनको नहीं देने चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। आप कोई दूसरा रास्ता निकालना यार, ये एक परंपरा ही गलत है, ये गलत परंपरा, किसी को भी आप दो, गलत परंपरा है। अब आप जो मेरे कार्यालय जिसमें B8 में बैठा हूँ, B7 है, ये मेरे पार्टी कार्यालय के रूप में मैंने रखे थे। मैंने डिमांड की पार्टी कार्यालय मुझे दो, कांग्रेस के समय इस समय भी नहीं दिया पार्टी कार्यालय। तो ये दोनों क्वार्टर हमारे पास है, और इसमें भी अगर सरकार जिस दिन चाहेगी हम खाली करेंगे। इनका क्या करेंगे, हमें क्या करना बताओ मुझे। यहाँ तो कोई नहीं रह रहा है, उल्टा बढ़िया सरकार का फायदा कर रहा हूँ मैं। 30-40-50 हज़ार रुपये महीने के दोनों दे तो रहे मेरे MLA दोनों। तो सरकार का आहत हुआ मैं कि नोटिस क्यों दिया मुझे देवनानी जी फोन करते, खाली था, चाबी देनी थी उनको, अंदर कुछ सामान ही नहीं जो खाली करूंगा मैं। सामान तो सरकार ने अंदर सोफे वगैरह सारा इंटीरियर करके ही तो दिया था, उनमें तो अटैची ले जाकर रखनी थी उन फ्लैट के अंदर। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि ये सब किया इसलिए जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल एक ताकत के रूप में जाने जाते थे। कोई बिजली बिल मांगने आता था तो कह देते कि हनुमान बेनीवाल का कार्यकर्ता हूं, और कर्मचारी लौट जाता था। उनका जो एक डर का आवरण था उसको ध्वस्त करना था। देखिए, मैंने पहले भी ये भाषण दिया कि मैं बिजली का बिल भरूंगा, लेकिन मेरे कार्यकर्ता की इच्छा हो तो भरे, नहीं भरे। और नोटिस अगर दे भी देती है सरकार तो मैं नोटिस को फाड़ देता हूँ, सेटलमेंट में लेके 1 लाख का भरा 10,000 में खत्म, 1 लाख का भरा 3,000 में खत्म, हजारों करा दिए और करा दूंगा, फिर वैसे ही चलूंगा, मैं रुकूंगा क्या किसी से। लेकिन मेरे बिल जमा कराऊंगा, लेकिन वाजिब बिल जमा कराऊंगा। ऐसा नहीं कि आपने 15 लाख का निकाल के दे दें 15। पहले SC पे कार्रवाई करें, उस टीम पे कार्रवाई करें जो गलत जानकारी देके CMO को, जो उन्होंने हरकत की, ओछी हरकत है, माफी मांगे सरकार का मंत्री कि हनुमान बेनीवाल के घर पे हमने गलत भेजा। नहीं तो मंत्री का भी इलाज करूंगा मैं जानता हूँ इसको, बिजली मंत्री को भी इसकी हैसियत क्या थी। जब ये पिछली बार हारा हुआ था तो क्या हैसियत थी, क्या क्या वक्त पड़ा, जब सारी बातें हो गई। तो ये सरकार को करना पड़ेगा, अंजाम भुगतने के लिए सरकार तैयार रहे। अब क्या करेंगे आप? अच्छा ही करूंगा मैं, पहले तो दिल्ली कूच की तैयारी कर रहा हूँ एक बार। आप इंडिया गठबंधन में ये बात नहीं करते कि इस तरह से एक सांसद पर अत्याचार हो रहा है, और आपके गठबंधन के जो नेता हैं, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, उनको बोलना चाहिए। इंडिया गठबंधन है कहाँ, मुझे तो यही समझ में यार, कौन सी जगह इंडिया गठबंधन? आपको कहते हो ना दिल्ली में है ही, अभी तो इंडिया गठबंधन में होना मैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की कब तो बैठक हो रही है, पता ही नहीं बैठक हो रही कि नहीं हो रही है। या सिर्फ इंडिया गठबंधन 4 दलों का ही होगा जो बड़े बड़े हैं, जिनमें 1-2 MP उनको नहीं मानते होंगे वो लोग। वहां अंदर भी तो सपा, TMC, कांग्रेस अंदर लड़ते रहते हैं गठबंधन की मीटिंगों में। काहे का गठबंधन है? कुछ नहीं गठबंधन। ये तो सिर्फ जो एक BJP के खिलाफ लड़ना था, और हम लोग बैठ गए थे, और चूंकि अलायंस हो गया और कांग्रेस का खाता खुल गया। कांग्रेस की या MP कांग्रेस का नहीं आता इनके कर्मों से। जिस हिसाब से कांग्रेस ने घपले घोटाले किए वो ठीक नहीं था, लूट मचा दी राजस्थान में, और BJP पे लोगों ने भरोसा किया। और ये भी बड़ी गलती भी लोगों ने की कि RLP को वोट नहीं देके एक भी MLA RLP का। अब लोग याद कर रहे हैं कि काश RLP के विधायक अंदर होते। आपके समर्थकों में बहुत गुस्सा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। या तो इनको फ्री करूं कहीं कूच करा के, तो घुस जाओ अंदर, तब वो कर दे, गुस्सा निकाल देंगे, तो फिर तो लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, नुकसान हो जाएगा। वो भी नहीं करना चाहता मैं। तो दिल्ली कब कुछ करेंगे? बस दिल्ली कूच का हम 1-2 दिन के अंदर प्रोग्राम बना लेंगे। सरकार यहीं पकड़ लेगी तो? यहाँ हम बताएंगे ना कैसे करेंगे, क्या करेंगे। पहले हम प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से कहाँ प्रोग्राम करना है और किस तरह कूच करना है। हनुमान बेनीवाल सुबह से खाए नहीं है, खाना नहीं खाया सुबह से। आप नहीं खाया। मीडिया का इतना ज्यादा जमवाड़ा था कि हर किसी को इंटरव्यू देते देते मुझे लग रहा है कि ये शाम 7 बजने वाले हैं और अभी तक खाना तक नहीं खा पाए हैं। बाहर बड़ी संख्या में इनके समर्थक बैठे हुए हैं और अब इस रणनीति पर विचार कर रहे हैं कि अगला कदम क्या उठाएं, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने इनकी घेराबंदी की है, अब इन्हें भी कुछ ऐसा जोरदार कदम उठाना होगा ताकि ये बता सकें कि आपने हनुमान की पूंछ में आग लगा दी है, अब वो लंका जला सकते हैं। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।